नमस्कार। तो छात्रों, फिर एक बार आप सभी लोगों का द्वितीय वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा, व्याकरण भाग जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जहाँ पर आप अधिक से अधिक अंक आसानी से कमा सकते हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए व्याकरण भाग में हम जहाँ पर 5 अंक के लिए मुख्य रूप से पूछे जाने वाले जो प्रश्न भाग हैं, जिनमें पत्र लेखन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसी के साथ अनुवाद अभ्यास जो है वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ पे 10 अंक आप आसानी से कमा सकते हैं कम समय में। तो छात्रों, एक एक करके हम पहले पत्र लेखन किस प्रकार किया जाए, जहाँ पे हमारी त्रुटियाँ कम हों और हमें अंक ज़्यादा प्राप्त हों, और उसके बाद अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये वाला जो भाग है उस पर हम विचार करेंगे। तो छात्रों, पत्र लेखन के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो 2 प्रकार के पत्रों का प्रश्न रूप में आना वहाँ पर सामान्य रूप से देखा जाता है। पहला होता है कार्यालयी पत्र या फिर सरकारी पत्र, या फिर जिन्हें आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन लेटर्स कहते हैं। तो उनके अंतर्गत यहाँ पे 4-5 विधाओं में पत्र पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक के लिए पत्र लिखिए, बैंक अधिकारी के लिए पत्र लिखिए, शाखा प्रबंधक के लिए पत्र लिखिए, पुलिस महानिदेशक के लिए पत्र लिखिए। तो आधे सारे मतलब सरकारी दफ्तरों में जिस प्रकार के पत्राचार होते हैं उसका एक ढांचा सामने आता है। और दूसरा है सामाजिक पत्र, जहाँ पर भाई बहन, माता पिता या फिर मित्र सहेली, इनके लिए लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। तो अब हम एक एक करके पत्रों के नमूनों को देखते हैं। तो पहला हम जो लेंगे वो कार्यालयी या फिर व्यावसायिक या फिर सरकारी पत्र, जिसको कहा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसका ढांचा एक ही प्रकार का होगा, फॉर्मेट एक ही प्रकार का होगा। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, तो पहले जो है वो प्रेषक आएगा, मतलब सेंडर, जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम और पता वहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद आता है सेवा में, मतलब जिनके लिए आप पत्र भेज रहे हो। मान लो अगर प्रश्न पूछा जाता है प्रधानाध्यापक के लिए पत्र लिखिए, तो सेवा में के अंतर्गत आपको प्रधानाध्यापक लिखना है। मान लीजिए अगर स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र पूछा जाता है, तो सेवा में के अंतर्गत आपको स्वास्थ्य अधिकारी लिखना होता है। वैसे ही अगर पुलिस महानिदेशक के लिए पत्र पूछा गया है, तो सेवा में के अंतर्गत आपको पुलिस महानिदेशक ही लिखना है, और उनका एक पता वहाँ पर आपको लिखना होता है। लेकिन प्रेषक और सेवा में एक ही साइड आएंगे, एक ही हिस्से में आते हैं। आपके मतलब जो पत्र लिख रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आगे चल के देखते हैं। तो पहले होगा प्रेषक, उसके बाद सेवा में के नीचे तिथि या फिर तारीख आपको लिखनी है। उसके बाद आएगा संबोधन। संबोधन के संदर्भ में छात्रों ध्यान देने वाली बात है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, है ना, मानक लेखन प्रक्रिया के हिसाब से आपको वहाँ पर महोदय और महोदया दोनों शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, जहाँ पे आप अपने अंक सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड वर्ड्स हैं, फिर मानक परिभाषित शब्द हैं, महोदय एवं महोदया। उसके नीचे आपको विषय देना है संक्षिप्त रूप में, मतलब जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएगा
उदाहरण के लिए अगर बताया गया है कि 4 दिन की छुट्टी या 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें, तो आपका विषय क्या होगा? 4 दिन की छुट्टी या अवकाश मांगते हुए प्रधानाध्यापक के लिए विनंती पत्र। इस प्रकार आपको जो आपके प्रश्न पत्र में प्रस्तुत प्रश्न है उसी को विषय बनाकर प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद उसके नीचे पैराग्राफ करके आपको पत्र का मध्य भाग, टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट जिसको कहा जाता है या फिर सेंटर बॉडी टेक्स्ट जिसको कहा जाता है, पत्र का मध्य भाग, अग्रभाग में प्रेषक, सेवा में और उनके विवरण, महोदय, महोदया एवं विषय, ये आएगा। मध्य भाग में आएगा पत्र का विवरण। आपको यहाँ पे विवरण सहित 8 से 10 पंक्तियों में अपना पत्र लिखना है। 5 अंक के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो 8 से 10 पंक्तियों में आपको यहाँ पे पत्र लिखना होता है। तो उसमें क्या क्या आएगा? पहले तो ये आएगा आप अपना नाम और अपना अनुक्रम संख्या, आप किस डिवीज़न के, वो सारा आप विवरण दोगे, मतलब अपना परिचय दोगे। उसके बाद आप कारण बताओगे कि आपको 4 दिन की अगर छुट्टी चाहिए तो क्यों चाहिए। मान लो अगर पत्र में स्कॉलरशिप के लिए लिखा होगा तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो क्यों चाहिए, आप उसका क्या कर, मतलब विवरण, पूरा विवरण आपको वहाँ पर देना है। उसके बाद अंतिम पैराग्राफ, अंतिम भाग जो होगा पत्र का, अंतिम पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको निश्चित रूप में एक वाक्य अनिवार्यतः लिखना ही है। वह है, आशा है आप मेरे विनंती पर समुचित कार्यवाही करेंगे। यही आपको लिखना है। और यहाँ पे पत्रांत होता है, उस पंक्ति के बाद 2 लाइनें छोड़कर आपको सधन्यवाद लिखना है। गलती से भी कभी भी धन्यवाद सहित मत लिखिए, सधन्यवाद, ये भी फॉर्मेटेड टर्म है। तो सधन्यवाद आपने लिखा, तो जहाँ पे आपने सधन्यवाद लिखा है उसके बिल्कुल सामने आपको और एक शब्द लिखना होता है, भवदीय। अब आपका विश्वासी, आपके आज्ञाकारक, ऐसी जो पहले समय में लिखी जाती थी वो शब्दों का प्रयोग आप न करें तो सही रहेगा। तो यहाँ पे आप एक शब्द डालोगे, भवदीय, और उसके नीचे अब का लिखना है। और जहाँ पे आपने भवदीय लिखा है उसकी उल्टी दिशा में आपको स्थान एवं दिनांक दोनों लिखने हैं। तो इस प्रकार कार्यालयी पत्राचार के अंतर्गत ये ढांचा मान्य है, सर्वमान्य है। तो छात्रों चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब सामाजिक पत्र कैसे होंगे, मतलब भाई बहन माता पिता के लिए लिखे जाने वाले। तो यहाँ पर एक ध्यान आपको देना है, पत्र का ढांचा आप ठीक तरह से देख लीजिए। लिखने वाले के राइट साइड में अपर कॉर्नर, ऊपरी कोने में आपको प्रेषक लिखना है, जहाँ पे अब का होगा। और कुछ मार्क्स आप कर सकते, स्टार मार्क्स आप कर सकते हो ताकि वो आपका पता मान लिया जाए। कहीं पे भी गलती से नाम और पता सही सही मत लिखिए, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी को असल में पत्र नहीं लिख रहे। तो परीक्षा की दृष्टि से जितना ज़रूरी है उसी प्रकार आपको लिखना है। तो प्रेषक होगा, उसके नीचे ही आपको दिनांक लिखना है। फिर आपको संबोधन लिखना है, ओपनिंग सैल्यूटेशन जिसको कहा जाता है। अगर माता पिता के लिए हैं तो आदरणीय, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, ये संबोधन लिखने। अगर आप अपने भाई बहनों के लिए आप लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये लिखना। और अगर मित्र सहेली के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पे भी प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, ये ओपनिंग सैल्यूटेशन है, संबोधन है। ये लिखने के बाद आप तुरंत विषय प्रस्तावना पर निकलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ करना है, पूरा विषय आपको लिखना है। मान लीजिए व्यायाम का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, ये प्रश्न आया था, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रेषक लिखना है, उसके बाद प्रिय भाई, एक कोई नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप पैराग्राफ करके तो जैसे आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो पहले
खुशहाली पूछ लीजिए, अपने बारे में बता दीजिए पहले पैराग्राफ में। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ आप लिखोगे उसमें आपको विषय विस्तार करना है, विषय का संपूर्ण विवरण देना है। और तीसरा पैराग्राफ जब आप बनाओगे तब आपको लिखना वहाँ पे, आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे, जल्दी ही मिलने की शुभकामनाओं के साथ, आपका आपकी। अगर माता पिता के लिए तो आपका आपकी, भाई बहन दोस्त सहेलियों के लिए लिख रहे हो तो तुम्हारा तुम्हारी। ये लिखकर नीचे अब का लिख दीजिए और उसके बिल्कुल सामने, मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे नीचे बिल्कुल वहाँ पे एक लेटर का, लिफाफे का लेटर का एक सिंबल बनाइए जिसमें आपको सेवा में, मतलब जिसको आप खत भेज रहे हो, और माता पिता के लिए तो पिता का एड्रेस, माता का एड्रेस, और भाई बहनों के लिए तो उनका एड्रेस आपको वहाँ पे लिखना। तो इस प्रकार आप दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा परीक्षा में, तो जो जैसे पूछा जाएगा उनको इसी प्रकार के ढांचे में, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब दूसरा भाग आगे बढ़ते हैं, अनुवाद अभ्यास। तो छात्रों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये 3-4 पॉइंट जो हैं यही आपके लिए हिंट है जहाँ पे आप अनुवाद आसानी से कर सकोगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकोगे। तो पहले हम अनुवाद के संदर्भ में आपकी समस्या देख लेते हैं। समस्या पहली ये होती है कि आपको सही प्रतिशब्द नहीं मिल पाता, मतलब डायरेक्ट वर्ड फॉर अ वर्ड आपको नहीं मिल पाता, सेम मीनिंग देने वाला शब्द नहीं मिल पाता, ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है वाक्य संरचना पद्धति, सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। अंग्रेज़ी की सभ्यता अलग है, लैंग्वेज कल्चर अलग है, और भारतीय भाषाओं का लैंग्वेज कल्चर अलग है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय भाषाएं अर्थात हिंदी, कन्नड़, मराठी, कोई भी भारत की भाषा हो, इनमें वाक्य रचना पद्धति एक समान है। तो ये जो दो दिक्कतें हैं, अगर इनको आप पार कर लोगे तो अनुवाद में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करना है, तो पहला पॉइंट है, जैसे अनुवाद के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, उन दोनों भाषाओं के डिक्शनरी पर पकड़ होनी ज़रूरी है। तो इसे प्रैक्टिस करो, लेकिन इसके लिए समय बहुत जाता है। तो और आसानी से हम कैसे सीख सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे। परीक्षा में अगर आप देखें प्रश्न पत्र में तो 2 वाक्य दिए जाते हैं। अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए, इस प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें प्रत्येक प्रश्न को 2 वाक्यों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला वाक्य होता है अंग्रेज़ी का और दूसरा कन्नड़ का। छात्रों ध्यान दीजिए, अंग्रेज़ी का जो वाक्य है वो कन्नड़ में अनुवाद हो चुका है या कन्नड़ में अनुदित हो चुका है। तो जैसे मैंने अभी कहा, भारतीय सभी भाषाओं में वाक्य रचना पद्धति एक समान है, कर्ता कर्म क्रियापद के हिसाब से ही लिखा जाता है। तो कन्नड़ से आपको हिंदी में अनुवाद करना आसान पड़ेगा। कैसे? पॉइंट नंबर 3। तो कन्नड़ में जो शब्द दिया है उसका आपको हिंदी में प्रतिशब्द लिखते जाना है। इसी आधार पर करोगे तो आपको 99% सफलता प्राप्त होगी। 99% आपका अनुवाद जो है वो एक्यूरेट रहेगा, अंक नहीं कटेंगे। तो छात्रों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कुछ दिक्कत है तो आप जैसे कॉलेज की तरफ से आप लोगों को किन अध्यापकों से चर्चा करनी है, उसके लिए उनके डिटेल्स और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।